अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्चुअल लेक्चर हब। और इस लेक्चर में जो है हम लोगों के कुछ टॉपिक जो है वो पिछले लास्ट लेक्चर के जो रह गए थे उन टॉपिक को पहले कवर करेंगे, फिर देन हम जो आगे नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जो है वो मूव करेंगे। ठीक है, सबसे पहला था प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन, फिर विंडो ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, कुछ हमारे पास विंडो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती है फंक्शन, उनकी हमारे पास विंडो के साथ क्या काम करते हैं और कैसे काम करते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले था सेट टाइम आउट। ठीक है, सेट टाइम आउट मेथड क्या करता है, कॉल अ फंक्शन एंड एवेलुएट एन एक्सप्रेशन आफ्टर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ मिली सेकेंड्स। ठीक है, कि क्या करता है कि कुछ फंक्शंस को वो कॉल करता है। ठीक है, कितने कब कॉल करता है, जब आफ्टर स्पेसिफाइड टाइम। ठीक है, वो भी टाइम किसमें होता है, मिली सेकेंड में होता है। उस टाइम के बाद अगर हम किसी फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं तो हम क्या कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, सेट टाइम आउट का फंक्शन जो है वो हम यूज करेंगे। इसका सिंटैक्स क्या है कि सेट टाइम आउट फंक्शन कॉमा मिली सेकेंड कॉमा पैरामीटर 1 पैरामीटर 2। ठीक है, ये सबसे पहले हम एक फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, फिर जो टाइम देते हैं वो किसमें हम देते होते हैं, अपना मिली सेकेंड्स में जो है वो टाइम, क्योंकि हमारा जो ब्राउजर असेसिंग टाइम स्पीड होती है वो हमेशा मिली सेकेंड में ब्राउजर जो है टाइम को असेस कर रहा होता है। इसके लिए हम जो अपना टाइम है वो मिली सेकेंड्स में दे रहे होते हैं। देन पैरामीटर 1 एंड पैरामीटर 2 हम इनको यूज करेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है सेट टाइम आउट फंक्शन दिया हुआ है। फंक्शन यहाँ से देने के बाद फिर इसको किससे सेपरेट किया हुआ, कोमा से, और कोमा के बाद क्या है, टाइम दिया हुआ 3000। ठीक है, अब ये 3000 इतना ज्यादा टाइम जो आपको लग रहा है सेकंड्स नहीं है, ना ही मिनट्स है, ये क्या है, मिली सेकंड्स। और 3 मिली सेकंड किसके इक्वल बनता है, तकरीबन 3 सेकंड्स के इक्वल ये जो है ये टाइम जो है ये बनता है। यानी कि 3 सेकंड्स के बाद क्या कर दो, ये वाला फंक्शन जो है अलर्ट जो है अलर्ट, ये तुम इसको सेट कर देना। ठीक है, तो ये फंक्शन ये काम कर रहा है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं क्लियर टाइम आउट। ठीक है, क्लियर टाइम आउट मेथड क्या करता है, क्लियर अ टाइमर सेट विद द सेट टाइम आउट। ठीक है, क्या करता है कि अक्सर होता है ना कि आपको अपनी स्क्रीन को क्लियर करना होता है कुछ टाइम के बाद, तो आप सेट टाइम आउट का अगर मेथड लगा देते हो तो वो क्या करता है कि समथिंग फंक्शन जो है स्क्रीन को क्लियर कर देता है उतने टाइम के बाद। ठीक है, इसका सिंटैक्स यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ जैसे इस तरीके से दिया, सेट टाइम आउट माई फंक्शन कोमा 3000। उसी तरीके से वहाँ पे सेट टाइम इन था, यहाँ पे सेट टाइम आउट है। ठीक है, तो ये आपने इस बात को, इसके सिंटैक्स को एक दफा देख लेना और रिमेंबर रखना है कि इसका सिंटैक्स क्या था। ठीक है, फिर सेट इंटरवल, कि अगर किसी चीज का आप इंटरवल सेट करना चाहते हो कि कोई भी चीज जो है वो इतने टाइम के लिए जो है वो डिस्प्ले होनी चाहिए, तो उसको क्या कहते हैं, सेट इंटरवल कहते हैं। सेट इंटरवल मेथड कॉल अ फंक्शन और एवेलुएट एन एक्सप्रेशन एट अ स्पेसिफाइड इंटरवल। ठीक है, कि कुछ इंटरवल्स के लिए वो स्पेसिफाइड इंटरवल्स के लिए इन मिली सेकेंड्स, ठीक है, इतने टाइम के लिए मिली सेकेंड्स में जो है वो टाइम को के अंदर उस इंटरवल्स के अंदर किसी फंक्शन को वो है वो कॉल करता है। ठीक है, जिस तरह सेट इंटरवल माई फंक्शन कोमा 3 मिली सेकेंड्स। ठीक है, 3000 मिली सेकेंड्स, जो कि तकरीबन 3 सेकेंड्स के लिए जो है आपका फंक्शन को इतने इंटरवल्स पर सेट कर देगा। फिर क्लियर इंटरवल, तो सिंपल सी बात है कि आपके इंटरवल को क्या कर रहा होगा, क्लियर कर रहा होगा। ठीक है, सेट interval method will continue calling the function until clear interval is called। ठीक है, कि क्या होता है कि जब हमने set interval method किया था वो तब तक कॉल करता रहता है जब तक कि कौन सा फंक्शन कॉल ना हो, क्लियर इंटरवल का जो फंक्शन है वो कॉल ना हो और जब विंडो इज टू क्लोज, या फिर विंडो को क्या किया जाए, कॉल किया जाए। अदरवाइज वो क्या होगा, सेट के लिए जो इंटरवल है वो चलता रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे किया गया है कि id इज इक्वल टू सेट इंटरवल माई फंक्शन कोमा 300। ठीक है, यहाँ पे इसको सेट कर दिया, फिर उसके बाद क्या किया, क्लियर इंटरवल id। ठीक है, जो id का क्लियर इंटरवल था उसको, उस इंटरवल था उसको क्या कर दो, क्लियर कर दो, यानी कि उसको बंद कर दो। फिर उसके बाद देयर आर आल्सो मेनी अदर फंक्शन प्रॉपर्टीज इन विंडो ऑब्जेक्ट दैट कैन बी रिक्वायर्ड। ठीक है, आपको यूज हो सकते हैं, जैसे अलर्ट हमने पढ़ा हुआ कि अलर्ट डिस्प्ले करनी, क्लोज, स्क्रॉल बाय, स्क्रॉल टू, ये भी कुछ विंडो के ऑब्जेक्ट्स है जो विंडो जो है वो यूज करती है। आपको जस्ट इसके नाम याद करने की जरूरत है, इतनी ज्यादा इसमें बाय द डिटेल आपको अंदर जाने की इसकी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 17। लेक्चर नंबर 17 में आ जाता है जावास्क्रिप्ट एंड फॉर्म्स। ठीक है, अभी तक जो हमने पढ़ा था कि हम एचटीएमएल के जरिए क्या होता है कि फॉर्म्स को बना लेते हैं, लेकिन हमने ये नहीं देखा था कि हम अपने फॉर्म में जब डाटा एंटर करें तो वो कहाँ जाएगा, हम कैसे अपने फॉर्म में यूजर से डाटा एंटर लेंगे और कहाँ लेके जाएंगे और कैसे रखेंगे। ठीक है, तो वो अब हम पढ़ेंगे। अभी तक हमने सिर्फ एचटीएमएल से फॉर्म बनाना सीखा था, सीएसएस से उसको हमने खूबसूरत बनाना सीखा था, बस। ठीक है, अब आ जाते हैं जावास्क्रिप्ट के साथ हम जो फॉर्म है वो हम कैसे करते हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट कैन असेस अ फॉर्म यूजिंग अ डॉम। ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को यूज करके क्या करता है, जो जावास्क्रिप्ट है वो जो हमारे फॉर्म्स है उनको असेस करता है। असेसिंग फॉर्म किस तरीके से, अब यहाँ पे आप देखिए एक एचटीएमएल का फॉर्म बताया गया आपको। ठीक है, अब यहाँ पे आप हमेशा आपने देखा होगा कि पहले आपने देखा था फॉर्म आईडी, फॉर्म नेम और ये। ठीक है, ये एक फॉर्म बना हुआ है, सिंपल एक एचटीएमएल से आपका ये एक फॉर्म बना दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म माई फॉर्म और डिफाइंड फील्ड वैल्यू, इसको ये क्या किया जा रहा है, इस पे जावास्क्रिप्ट अप्लाई की जा रही है इसकी फंक्शनैलिटी पे।
ठीक है, इस पे आपको डीप डाउन जाने की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगी। अब आता है फॉर्म वैलिडेशन, ठीक है। टाइपिकली वैलिडेशन टास्क का किसी भी फॉर्म वैलिडेशन में दो तरह के टास्क होते हैं, ठीक है। हैज द यूजर फील्ड इन द रिक्वायर्ड फील्ड, ठीक है, क्या होता है, यूजर फील्ड होती है जिसमें यूजर क्या करता है, अपना डाटा एंटर करता है, एंड हैज द यूजर एंटर अ वैलिड, ठीक है। दो तरह की फील्ड्स टाइपिकली फील्ड्स वैलिडेशन आ रही है, क्या यूजर ने जो फील्ड है उसमें डाटा जो है वो डाला है, ठीक है। अब डाटा तो यूजर ने डाल दिया, एक और वैलिडेशन वो क्या चेक करते हैं, क्या जो यूजर ने डाटा डाला है वो ठीक डाला है या गलत डाला है, ठीक है। यानी कि ये नहीं है कि जहाँ पे नेम एंटर करना था उसने अपना नंबर ऐड कर दिया, तो ये भी एक क्या है, इलीगल है ना, कि उसने वैलिड डाटा नहीं डाला है, यहाँ पे उसको नाम डालना चाहिए था। तो ये सब वैलिडेशन भी फॉर्म की आप किसके जरिए आपका जो इनपुट है वो आपको करेक्ट है या नहीं करेक्ट है, तो उसके लिए भी जावास्क्रिप्ट जो है वो काम करती है, ठीक है। वैलिडेशन कैन बी डिफाइंड बाय मेनी डिफरेंट मेथड एंड डिप्लॉय इन अ डिफरेंट वेज, ठीक है। बहुत से मेथड्स हैं, ठीक है, वैलिडेशन के। अब सर्वर साइड वैलिडेशन किस तरह परफॉर्म होती है और एक क्लाइंट साइड वैलिडेशन होती है, दो तरह की। सर्वर साइड वैलिडेशन क्या होती है, जो कि आपका सर्वर आपको हैंडल करा आपकी वेब ब्राउजर की परफॉर्मेंस का, ठीक है। और क्लाइंट साइड क्या होता है, जो आपका यूजर जो होता है वो आपकी वेबसाइट पे जो डाटा इनपुट कर रहा होता है वो क्लाइंट साइड होती है, राइट। अब सर्वर साइड वैलिडेशन इज परफॉर्म बाय वेब सर्वर, कि वो कौन परफॉर्म कर रहा होता है, वेब का सर्वर परफॉर्म कर रहा होता है, आफ्टर इनपुट हैज बीन सेंड टू द सर्वर। और ये वैलिडेशन वो तब करता है जब किसी यूजर ने, जाहिर सी बात है, जब कोई क्लाइंट डाटा डालेगा तो कुछ सर्वर उसको देखेगा ना कि जो डाटा मेरे पास आया वो सही है कि नहीं सही है, जबकि जो क्लाइंट साइड वैलिडेशन होती है, ठीक है, इस परफॉर्म बाय वेब ब्राउजर, ठीक है। ये कौन परफॉर्म करता है, आपका वेब ब्राउजर परफॉर्म करता है बिफोर इनपुट इज सेंड टू द वेब सर्वर, ठीक है, कि वेब सर्वर को डाटा भेजने से पहले की जो वैलिडेशन होती है वो क्लाइंट साइड वैलिडेशन होती है, जिसको वेब ब्राउजर वैलिडेट कर रहा होता है कि आया कि जो डाटा है वो वैलिड है या इनवैलिड है, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको एक HTML की फॉर्म के ही एग्जांपल दी गई है, आपको मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ HTML फॉर्म, तो आप एक दफ़ा इसको जो है वो फॉर्म को देख लीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है HTML फॉर्म वैलिडेशन के बारे में बात हो रही है कि अब HTML में जब फॉर्म हमने लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसकी वैलिडेशन कैसे हो रही है, ठीक है। In a form, f name is empty, the required attribute prevent is from being submitted, ठीक है। कि जब तक क्या होता है कि आप अगर आप अपना रिक्वायर्ड का मेथड अगर यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये ठीक है, तो क्या करता है कि ये आपकी उस फील्ड को क्या बना देता है कि जब तक आप इस फील्ड में अपना जो डाटा है वो एंटर नहीं करोगे तब तक क्या होगा, आपका जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं होगा। अक्सर होता है ना, आपके आप एंटर करते हो तो वो आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा था, वो आपको लिखा होता है योर दिस फील्ड इज एम्प्टी, ठीक है। तो वो क्यों इसको शो कर रहा होता है, क्योंकि उस फील्ड में हमने क्या कीवर्ड यूज किया होता है, रिक्वायर्ड का कीवर्ड यूज कर लिया होता है, ठीक है। ये रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट क्या करता है, उस फॉर्म को प्रिवेंट कर देता है कि जब तक ये फील्ड फिल नहीं होगी तब तक क्या होगा, फॉर्म सबमिट नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद आता है HTML कंस्ट्रेंट वैलिडेशन, ठीक है। ये सिंपल आंसर कर लें कि HTML वैलिडेशन जो होती है वो किस तरीके से होती है। हमने सिंपल पढ़ा, पहले HTML आती है, फिर CSS आती है और फिर जावास्क्रिप्ट आती है, राइट, हमने ये पढ़ा था। इसी तरह फॉर्म वैलिडेशन भी इसी तरीके से होती है। पहले क्या होता है, HTML इनपुट एट्रीब्यूट्स आते हैं, ये आप यूजर इंटरप्रेट एट्रीब्यूट्स देगा, फिर उसके बाद CSS प्रोसीडर क्लास सेलेक्टर्स आते हैं, ये CSS उसको चेक करती है, फिर उसके बाद डोम प्रॉपर्टीज एंड मेथड आते हैं, यानी कि जावास्क्रिप्ट आ रही होती है और वो उसको चेक कर रही होती है। फिर आ जाता है AJAX, ठीक है। AJAX क्या होता है, असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML, ठीक है। अब ये क्या है, ठीक है, AJAX stands for asynchronous JavaScript and XML. It is about sending and receiving the data from a server without reloading the page, ठीक है। क्या होता था AJAX से पहले कि जब हम अपना डाटा जो है वो क्लाइंट साइड से सर्वर पे भेज रहे होते थे, यानी कि हम अपना जो फॉर्म है वो सबमिट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता था कि बार बार डाटा भेजने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, अपने जो पेज को रिलोड करना पड़ता था। लेकिन जब से ये हमारे पास आया, ठीक है, उसके बाद हमारी जो नीड थी कि डाटा को सेंड करना सर्वर तक, ठीक है, हमें उसके लिए बार बार पेज को रिलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। AJAX allow web pages to update asynchronously, exchanging a small amount of data with the server behind the scene, ठीक है। ये तो हमें पता है कि सर्वर हमारा बिहाइंड द सीन काम कर रहा होता है, जबकि जो ब्राउजर्स पे जो काम कर रहा होता है वो हमारे सामने काम कर रहा होता है। तो AJAX जो पेजेस को रिलोड करता है, अपडेट करता है, ये बिहाइंड द सीन सर्वर साइड पर जो होता है वो काम कर रही होती है। अब देखो एक एग्जाम्पल आपने डिफरेंट देखी होगी कि चाहे जीमेल होगी, गूगल, यूट्यूब, मैप्स, ठीक है, इन सब पे आप क्या करते हो, अक्सर बार बार डाटा आप सेंड कर रहे होते हो, आप ले रहे होते हो, फॉर्म्स फिल कर रहे हो, तो क्या आपको बार बार अपना पेज रिलोड करने की जरूरत पड़ती है? नहीं ना, आपका डाटा खुद जा रहा है, खुद ब खुद आ रहा है, आपको उसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत है कि पता नहीं मेरा डाटा गया होगा कि नहीं गया होगा, क्या हुआ होगा, ठीक है।
तो ये इसका एक कहते थे बेनिफिट है AJAX को यूज करने का। इसकी जो स्टैंड फॉर है वो और इसका जो यूज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है कि AJAX स्टैंड फॉर एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML। और ये किसके लिए यूज होता है? इट इज अबाउट सेंडिंग एंड रिसीविंग अ डाटा फ्रॉम द सर्वर विदाउट लोडिंग द पेज। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको अच्छे तरीके से याद हो जानी चाहिए। ठीक है, इसके बाद चलते हैं AJAX इज बेस्ड ऑन इंटरनेट स्टैंडर्ड एंड यूज एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ। AJAX एक इंटरनेट स्टैंडर्ड्स पर बेस करती है। ठीक है, इंटरनेट स्टैंडर्ड्स में क्या आ जाता है कि हमारे जो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं वो उनको क्या करती है? सपोर्ट करती है, राइट। फिर इसके बाद जाता है दो स्टैंडर्ड्स जो है, दो कॉम्बिनेशन स्टैंडर्ड्स जो यूज करते हैं। पहले क्या? XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, टू रिट्रीव अ डाटा फ्रॉम द ब्राउजर। ये तो हमें पता है कि HTTP प्रोटोकॉल किसके लिए यूज होता है? डाटा को सेंड करने और रिसीव करने के लिए हमारे पास यूज होता है। तो XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट क्या करता है कि आपके ब्राउजर टू रिट्रीव अ डाटा फ्रॉम द वेब ब्राउजर, यानी कि अगर आपने एक यूजर ने, एक क्लाइंट ने डाटा एंटर किया है तो उसको वहां से सर्वर तक लेके जाने के लिए क्या यूज हो रहा है? ये वाला XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। देन जावास्क्रिप्ट DOM, ठीक है, DOM को भी ये अपने साथ यूज करता है ताकि वो क्या करे? डिस्प्ले कर सके सर्वर से वापस क्लाइंट साइड पे जो डाटा को क्या कर सके? डिस्प्ले कर सके। ऐसे दोनों तरफ से काम चलता है ना, सर्वर से क्लाइंट तक डाटा जाता है और क्लाइंट से सर्वर तक जो डाटा है वो जाता होता है। ठीक है, तो दोनों तरफ काम करने के लिए दो ऑब्जेक्ट्स को ये यूज करा है। कौन से? ये आपने दोनों के नाम जो है वो याद करना है। सजेस्ट गूगल सजेस्ट, ठीक है, गूगल ऐप जो बताया जा रहा है कि आपको जो AJAX कब बनी थी? 2005 में बनी थी, जो गूगल और गूगल सजेस्ट ने जो है वो मिलकर बनाई थी। ठीक है, अब ये गूगल सजेस्ट के साथ मिलकर क्या काम करता है? AJAX अक्सर होता है कि आप कुछ भी नाम लिखते हो तो गूगल में खुद ब खुद सजेशन नीचे आ रही होती है, क्या ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है? ये AJAX की वजह से हो रहा है। AJAX इज बेस्ड ऑन एन एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स। AJAX जो है वो एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड पे अलाउ यू टू अपडेट पेज विदाउट रीलोड एंड अलाउ इम्प्रूविंग वेब पेज परफॉर्मेंस। ठीक है, ये तीन इसके बेनिफिट्स हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि AJAX के क्या बेनिफिट्स हैं या एडवांटेजेस क्या हैं, तो आपने ये तीनों लिख देने हैं कि ये क्या है? ये एक एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स पर काम कर रही है, ये अपडेट आपकी जो वेब पेज को रीलोड कर देती है, आपके अपडेट कर देती है विदाउट रीलोड के, और क्या करती है? आपकी वेब पेज की जो परफॉर्मेंस है उसको क्या करती है? ये इम्प्रूव करती है। नेक्स्ट आ जाते हैं AJAX सेटिंग रिक्वेस्ट। ठीक है, सेंडिंग रिक्वेस्ट के बारे में आ जाते हैं। सेंडिंग रिक्वेस्ट क्या है कि आपने यूजर ने डाटा एंटर किया है तो उसके बाद रिक्वेस्ट सेंड भी तो करेगा ना सर्वर को, ठीक है, कि मेरा डाटा ले लो, तो वो क्या है? सेंडिंग रिक्वेस्ट होती है। द कीवर्ड ऑफ AJAX इज द XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये अभी हम पीछे पढ़ गए हैं कि ये क्या करता है, ये कीवर्ड क्या करता है? आपके जो डाटा को एक्सचेंज कर रहा होता है आपकी क्लाइंट साइड टू सर्वर साइड। ठीक है, आपकी क्लाइंट साइड से सर्वर पे डाटा लेके जाने के लिए ये जो कीवर्ड है वो यूज हो रहा था, आपने इसको याद रख लेना है। फिर आ जाता है XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑल द मॉडर्न ब्राउजर जो है वो उसको सपोर्ट करते हैं, कोई भी ऐसा ब्राउजर नहीं है जो उसको सपोर्ट ना करता हो। फिर इसके बाद आता है ऑल द मॉडर्न ब्राउजर। आपको वही बात बताई जा रही है कि जितने भी मॉडर्न ब्राउजर्स हैं वो सब क्या कर रहे हैं? इसको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम नीचे आगे जाते हैं, सेंड अ रिक्वेस्ट टू अ सर्वर। ठीक है, अब हमने ये तो देख लिया कि ये करता है। ठीक है, अब हमने अगर सर्वर को रिक्वेस्ट भेजनी है कोई, तो हम कैसे भेजेंगे? ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? टू सेंड अ रिक्वेस्ट टू अ सर्वर वी यूज द ओपन एंड सेंड मेथड टू ऑफ द XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के दो मेथड्स होते हैं। ठीक है, वो कौन से मेथड होते हैं? एक होता है ओपन मेथड और एक होता है सेंड मेथड। ठीक है, ओपन मेथड और सेंड मेथड दोनों एक ही काम करते हैं, दोनों क्या करते हैं? आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको गेट और पोस्ट करने के लिए यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, अब मेथड क्या करते हैं? देखो इसका सिंटैक्स क्या है? ओपन मेथड कोमा URL कोमा एसिंक्रोनस। ठीक है, ये आपको बताया जा रहा है। अब मेथड क्या होता है? मेथड हम पहले पढ़ के आ चुके हैं कि दो तरह के मेथड्स होते हैं हमारे पास, एक होता है गेट और एक होता है पोस्ट। ठीक है, गेट क्या करता है? आपके सर्वर से ब्राउजर तक डाटा को लेके आने के लिए क्या करता है? गेट का मेथड यूज करते हैं हम। ठीक है, जबकि पोस्ट का मेथड क्या करता है कि आपके जो क्लाइंट साइड में जो डाटा है वहां से सर्वर साइड तक के डाटा को लेके जाने के लिए यूज हो रहा है। किस तरीके से? अब आपने एक फॉर्म बनाया, ठीक है, फॉर्म में आपने डाटा एंटर किया और उसको सबमिट कर दिया, तो आपने ये क्या किया? डाटा को पोस्ट किया यानी कि सर्वर पे जाके आपने इसको पोस्ट कर दिया। ठीक है, जबकि गेट का मतलब अगर आपको सर्वर से कोई डाटा चाहिए, ठीक है, तो यानी कि आप किसी शॉपिंग की वेबसाइट पर हैं और आपने कुछ शॉप करना है और उसके आपने प्राइसिंग देखनी है, तो आप उसके पे क्लिक करके आप उससे रिक्वेस्ट करोगे कि इसकी मुझे प्राइसिंग बताओ, तो वो क्या होगी? वो एक गेट रिक्वेस्ट होगी, एक गेट मेथड होगा, राइट। URL क्या होता है कि आपने जो आपने ओपन करना चाहते हो असिंक्रोनस, अभी आपको पता चल कि ट्रू है या फॉल्स, अभी हम इसको आगे बारे में पढ़ेंगे। इसका एक सेंटेक्स पहले आप देख लें कि क्या है? xhtp.open। ठीक है,
ठीक है, कि किसको ओपन कर दो, XHTTP को, ठीक है, डॉट ओपन, ठीक है, गेट का मेथड है, फाइल नेम हमारे पास ये है, और URL ये मीन के आपका किसको आप ओपन करना चाहते हो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, आसिंक्रोनस ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। अब सबसे पहले इसके बारे में पढ़ते हैं कि सेंड क्या है, मेथड क्या करे, सेंड टू रिक्वेस्ट टू द सर्वर यूज टू गेट, ठीक है। अब सेंड क्या कर सकता है, स्ट्रिंग भी कर सकता है, सेंड रिक्वेस्ट टू द सर्वर यूज टू पोस्ट, ठीक है, चाहे वो गेट के लिए भी सेंड कर सकता है, वो पोस्ट के लिए भी जो है वो सेंड कर सकता है, ठीक है, गेट और पोस्ट, ठीक है। गेट और पोस्ट के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि गेट इज सिंपलर एंड फास्टर देन पोस्ट। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि गेट जो है वो पोस्ट के एज कम्पेयर टू क्या है, फास्टर एंड कैन बी मोर यूज इन द मोस्ट ऑफ केसेस, जो है वो हमारे पास ज्यादा जो यूज हो रही है वो कौन सा मेथड यूज होता है, वो गेट का मेथड यूज होता है। वैसे पोस्ट इज यूज्ड व्हेन, ठीक है, कैशेड फाइल इज नॉट एन ऑप्शन, जब भी कोई पोस्ट मेथड तब यूज होता है जब भी कोई कैशेड फाइल हमारे पास ऑप्शन नहीं होती। सेंडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा हम कर रहे होते हैं तो तब हम पोस्ट को यूज करते हैं, ठीक है, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती। फिर सेंडिंग का यूजर इनपुट, ठीक है, जब भी हम यूजर की इनपुट हम करें, अभी मैं आपको बताया था कि यूजर इनपुट किस तरीके से, आपने एक फॉर्म एंटर किया तो आप उसको पोस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो पोस्ट इज मोर रोबस्ट एंड सिक्योर देन गेट, ठीक है, ये भी कि पोस्ट जो है वो मोर सिक्योर है एज कम्पेयर टू गेट के। अब पोस्ट रिक्वेस्ट को हमने पढ़ लिया। अच्छा, पोस्ट रिक्वेस्ट की वही एग्जांपल बताइए कि आप उसी तरीके से आप बस गेट की जगह आपने क्या यूज कर देना है, पोस्ट कर देना है, तो आपका मेथड क्या हो जाएगा, पोस्ट मेथड हो जाएगा, राइट। उसके बाद आ जाते हैं द यूआरएल फाइल ऑन सर्वर, ठीक है। यूआरएल क्या होता है कि आपकी जो सर्वर से आप जिस फाइल को पे रीड करना चाहते हो या आप राइट करना चाहते हो, तो वो क्या होता है, वो यूआरएल होता है। यूआरएल के बारे में तो आप जानते हो ना, जिस फाइल में आप काम करना चाहते हो वो आपका क्या है, यूआरएल होता है। नेक्स्ट आ जाता है आसिंक्रोनस। आसिंक्रोनस के बारे में आपको बता दें, मैं भी आपको बताती हूँ कि ट्रू है या फॉल्स है, इससे क्या मुराद है, ठीक है। एजेक्स स्टैंड फॉर तो हमें पता है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब भी आप कर रहे होते हो, डाटा को फैच कर रहे होते हो, वो अगर आपको डाटा मिल रहा है तो आपको क्या रिप्रेजेंट वो करेगा, ट्रू है, और आपको नहीं मिल रहा तो आपको क्या कहेगा, वो फॉल्स है, ठीक है। दो पैरामीटर होते हैं, ट्रू और फॉल्स, ठीक है, ओपन मेथड के अंदर। ये भी आपने याद रखना है कि जो ओपन मेथड है इसके कितने हैं, दो मेथड होते हैं, एक ट्रू होता है और एक क्या होता है, फॉल्स होता है, ठीक है। एग्जीक्यूट द अदर स्क्रिप्ट व्हाइल वेटिंग फॉर द सर्वर रिस्पॉन्स, ठीक है। अब सबसे पहले आ जाता है कि विद एजेक्स द जावास्क्रिप्ट डज नॉट हैव टू वेट फॉर द सर्वर रिस्पॉन्स, ठीक है, कि जब भी जावास्क्रिप्ट के साथ काम करो तो उसको सर्वर रिस्पांस की जरूरत नहीं पड़ती है। एग्जीक्यूट द अदर स्क्रिप्ट व्हाइल द वेटिंग फॉर द सर्वर रिस्पांस, की जब क्या होता है कि आप सर्वर जो है किसी काम पे लगा हुआ है, ठीक है, उस रिस्पांस का ये नहीं कि जावास्क्रिप्ट उसका वेट करती रहेगी कि हाँ रिस्पांस आएगा तो मैं अगला काम करूंगी, ठीक है, वो अपना काम अगला शुरू कर देती है, ठीक है, वो ऐसा अपना काम कर देती है। डील विद द रिस्पांस व्हेन द रिस्पांस रेडी, ठीक है, जब रिस्पांस रेडी हो जाता है, सर्वर की तरफ से आ जाता है रिस्पांस, तो वो उसके साथ डील करना स्टार्ट कर देती है, यानी कि जावास्क्रिप्ट रुकती नहीं है, वो अपना काम करती रहती है। अब आ जाती है बात कि ट्रू आ गया तो तब वो कैसे काम करती है। When the asynchronous is true, specify a function to execute when the response is ready in the on ready state exchange event, ठीक है। क्या होता है कि अगर आपकी ट्रू होगी तो आपका जो फंक्शन होगा, आपका जो रिस्पॉन्स जो रेडी हुआ होता है ना, वो किस स्टेट में चला जाता है, ऑन रेडी स्टेट में चला जाता है, इस इवेंट पे चला जाएगा, ठीक है। जबकि आपका अगर रिस्पॉन्स होता है फॉल्स होता है तो क्या करता है, टू आसिंक्रोनस फॉल्स चेंज द थर्ड पैरामीटर इन द ओपन मेथड टू फॉल्स, ठीक है, फॉल्स में कर देगा। और ये क्या काम करेगा, जावास्क्रिप्ट विल नॉट कंटिन्यू टू एग्जीक्यूट अंटिल द सर्वर रिस्पॉन्स इज रेडी। वहां पे क्या था कि अगर आपका सर्वर से रिस्पॉन्स रेडी होता है तो आप उस पर चला जाता है, नहीं तो जावास्क्रिप्ट वो एग्जीक्यूट बैकग्राउंड पे कर रहा होता है। जबकि फॉल्स अगर आपने अपना मेथड डाला है तो वो क्या करेगा, जब तक सर्वर से रिस्पॉन्स नहीं आएगा तब तक वो क्या करेगा, आगे कोई काम नहीं करेगा, अपनी कंटिन्यू एग्जीक्यूशन को नहीं रखेगा, ठीक है। आ जाता है जावास्क्रिप्ट रिसीविंग रिस्पॉन्स, ठीक है। सर्वर रिस्पॉन्स हमारे पास क्या होता है कि हम सर्वर से रिस्पॉन्स किस तरीके से लेते हैं, ये तो हमें पता है कि XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट जो होता है ये हमें सर्वर से रिस्पॉन्स जो है लेने के लिए यूज होता है। अब तक तो हमें इतनी दफा हम पढ़ चुके हैं ये बात की हमें याद हो चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद AJAX सर्वर रिस्पॉन्स जो है हमारे पास रिस्पॉन्स टू टेक्स्ट, गेट टू रिस्पॉन्स डाटा स्ट्रिंग, रिस्पॉन्स XML एंड गेट टू रिस्पॉन्स डाटा एज XML डाटा, ठीक है। चार तरह के रिस्पॉन्स को हमें दे रहे हैं, ठीक है, कि टेक्स्ट भी ले सकते हैं, XML भी ले सकते हैं, रिस्पॉन्स ऑन डाटा भी हम ले सकते हैं, ठीक है। ये आपने चारों बातें याद रखनी है कि किस तरह का सर्वर रिस्पॉन्स जो है हम ले सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ऑन रेडी स्टेट चेंज इवेंट, ठीक है, अभी हमने पढ़ा था ऊपर कि जब हम ट्रू होता है तो हमारे पास जो इवेंट होता है वो ऑन रेडी स्टेट चेंज इवेंट पर चला जाता है। व्हेन एन रिक्वेस्ट टू अ सर्वर इज सेंट
we want to perform some action based on this response. ठीक है, कि हम चाहते हैं कि कुछ एक्शन, जो भी हमने सर्वर को कुछ डाटा रिक्वेस्ट सेंड किया, तो हम चाहते हैं कि इसके जब हमने डाटा भेजा तो उसके बरक्स हमारे पास कोई एक काम, एक एक्शन, एक इवेंट परफॉर्म होना चाहिए. ठीक है, तो ये जो इवेंट कैसे परफॉर्म होता है, जब ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, ये वाला जो इवेंट होता है, ये ट्रिगर होता है. ठीक है, जब जब हम उसको रिस्पॉन्स के लिए करते हैं, जब जब जो एक्शन परफॉर्म होता है, तो ये वाला इवेंट ट्रिगर होता है, ये इवेंट ट्रिगर होता है, तो देन हमारा जो काम है, जो स्टेट है वो चेंज होती है और हमारा जो रिस्पॉन्स है वो काम करता है. फिर आ जाता है रेडी स्टेट प्रॉपर्टी. ठीक है, बोलता अच्छा रेडी स्टेट, अब हमारे पास कुछ स्टेटस होते हैं. जब भी हम अपने सर्वर जो है हमें कुछ काम दे रहा होता है, रिस्पॉन्स दे रहा होता है, तो उसमें कुछ स्टेट्स आती हैं हमारे पास. ठीक है, कुछ होती है रेडी स्टेट. पहली स्टेट जो होती है वो रेडी स्टेट होती है. ठीक है, रेडी स्टेट हमारे पास क्या करती है, होल्ड द स्टेटस ऑफ XML रिक्वेस्ट, HTTP रिक्वेस्ट का एक स्टेटस होल्ड करती है. ठीक है, चेंजेस फ्रॉम 0 to 4. ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक चेंज होती है, 0 से 4 तक चेंज होती है. ठीक है, 0 इज नॉट इनिशियलाइज. 1 अगर आएगी तो सर्वर कनेक्शन स्टैब्लिश. 2 होगी तो सर्वर रिक्वेस्ट सर्विस. 3 होगी तो प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट. और अगर 4 होगी तो रिक्वेस्ट फिनिश एंड रिस्पॉन्स इज रेडी. 4 तरह की है. ठीक है, 0 इनिशियलाइजेशन के लिए यूज होता है. ठीक है, फिर उसके बाद 1 किसके लिए, कनेक्शन के लिए. 2 किसके लिए है, रिक्वेस्ट के लिए. 3 प्रोसेसिंग के लिए. 4 क्या है, जब हमारा जो सारा प्रोसेस जो है वो खत्म हो चुका होगा. अब स्टेटस प्रॉपर्टी क्या होती है, अक्सर आप कभी कभी व्यू के आप देख रहे तो कभी कभी हमारे पास ना वेबसाइट रीलोड ही हो रही है, तो फिर आ जाता था पेज नॉट फाउंड 404. आपको ये लिखा हुआ नजर आ रहा होता है 404 पेज नॉट फाउंड. तो इसका क्या मतलब है कि जब हमारा सर्वर फाइंड नहीं कर पाता पेज को, ठीक है, हमारा कनेक्शन स्टेब्लिश नहीं कर सकता सर्वर के साथ. ठीक है, तो कौन सा एरर आता होता है हमारे पास, 404 पेज नॉट फाउंड. ठीक है, ये अगर स्टेटस हमारे पास आ जाए 200 आता है. ठीक है, ये हमारा सारा बैकग्राउंड सर्वर पे काम होता है. इसका ब्राउजर के साथ या यूजर के साथ कोई लेना देना नहीं है. एज अ प्रोग्रामर ये आपको पता होता है कि अगर स्टेटस आपका 200 है, यानी कि आपका कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया. और अगर आपका स्टेटस 404 होता है, यानी कि आपका क्या होता है कि आपका सर्वर जो है वो कनेक्ट नहीं कर पाता. ठीक है, अब यहाँ पे आपको रेडी स्टेट की बताया जा रहा है कि व्हेन रेडी स्टेट इज 4 एंड स्टेटस इज 200, द रिस्पॉन्स इज रेडी फॉर अस टू रीड एंड प्रोसेस. ठीक है, कि क्या हो गया, आपकी रेडी स्टेट यानी कि सारे प्रोसेस से गुजर चुकी है, स्टेट 4 में आ गई है. 0 1 2 3 4 4 पे वो अपने सारे काम कर रही है. और स्टेटस आपका क्या हो गया, 200 हो गया. 200 का क्या मतलब होता है कि आपका पेज जो है रीलोड हो रहा है, काम चल रहा है, सर्वर आपका काम कर रहा है, रिस्पॉन्स के लिए रेडी हो चुका है. ठीक है, इस कोड को आप एक दफा देख लीजिएगा. इट्स वन ऑफ द लिटिल बिट टफ कोड. ठीक है, तो आपने इसको देख के एक दफा देखना है कि इस कोड में क्या हो रहा है. ठीक है, यूजिंग अ कॉल बैक फंक्शन. पे कॉल बैक फंक्शंस क्या होते हैं, अ कॉल बैक फंक्शन इज अ फंक्शन पास एज अ पैरामीटर टू अनदर फंक्शन. ठीक है, कि जब किसी और फंक्शन का एज अ पैरामीटर हमें किसी फंक्शन को पास करना होता है, तो वो क्या होता है, उसका कॉल बैक फंक्शन होता है. राइट, ये आ जाता है द रिस्पॉन्स टेक्स्ट प्रॉपर्टी. ठीक है, रिस्पॉन्स टेक्स्ट प्रॉपर्टी कहते हैं कि दिस रिस्पॉन्स फ्रॉम द सर्वर इज नॉट एक्सएमएल, द यूज रिस्पॉन्स टेक्स्ट प्रॉपर्टी इज यूज. ठीक है, कि क्या होता है कि अब जो सर्वर से अगर आपको रिस्पॉन्स लेना है वो एक्सएमएल नहीं है, तो आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हो, रिस्पॉन्स टेक्स्ट प्रॉपर्टी को यूज करते हो. ठीक है, आप उसको बताते हो कि जो मैं अभी डाटा लेने लगा हूँ वो एक्सएमएल नहीं है. एक्सएमएल बेसिकली एक्सएमएल इज द अपडेटेड वर्जन ऑफ द एचटीएमएल. ठीक है, तो आप एक्सएमएल में कंफ्यूज नहीं होना कि एचटीएमएल क्या है और फिर अब एक्सएमएल क्या आ गया है. ठीक है, एक्सएमएल इज बेसिकली इज एचटीएमएल बट इज एन अपडेटेड एंड सम अदर फंक्शनैलिटीज आर एडेड इन इट, दैट्स व्हाट इज एक्सएमएल. ओके, नेक्स्ट आगे जाता है द रिस्पॉन्स एक्सएमएल प्रॉपर्टी. द रिस्पॉन्स एक्सएमएल प्रॉपर्टी क्या करती है, इफ द रिस्पॉन्स फ्रॉम द सर्वर इज एक्सएमएल एंड यू वांट टू पास इट एज एन एक्सएमएल ऑब्जेक्ट, यूज द एक्सएमएल. ठीक है, रिस्पॉन्स एक्सएमएल प्रॉपर्टी. ठीक है, अगर आपका रिस्पॉन्स जो है वो एक एक्सएमएल पेज है, ठीक है, तो आप कौन सी प्रॉपर्टी तब कंडीशन में यूज करते हो, तब आप रिस्पॉन्स एक्सएमएल प्रॉपर्टी को जो है वो यूज करते हो. ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा जो लेक्चर है वो एंड होता है. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.